हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है और नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 to 20 मार्क्स के लिए ये टॉपिक पूछा जाता है नेट में। देखो कितने मैक्सिमम मार्क्स के लिए आ रहे हैं। सिर्फ एक टॉपिक से हमें 15 to 20 मार्क्स हम हमारे कवर कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान होते हैं ये दोनों टॉपिक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, क्या हम स्टडी करते हैं इसमें हम स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? एक मॉलिक्यूल होता है, बीच में एक एटम होता है और उसको बहुत सारे एटम्स ने आजू बाजू से कवर कर रखा होता है। तो ये बीच वाले एटम को हम बोलते हैं मेटल, और ये जो आजू बाजू वाले एटम जो इसको कवर करके रखे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जो इससे अटैच रहते हैं इस तरह से यहाँ से, तो इनको हम बोलते हैं लिगैंड। तो हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है? मेटल प्लस लिगैंड। मेटल होता है और लिगैंड होता है। अब देखो ये कैसे बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है? पहला होता है एक मेटल और दूसरा क्या होता है हमारे पास? लिगैंड। उनके कॉम्बिनेशन से बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल प्लस लिगैंड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मेटल कैसा होता है? मेटल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमती होती है। यानी इलेक्ट्रॉन की कमती कैसे होंगे? इसके पास में होगा एक एम्प्टी ऑर्बिटल। यानी कोई एटम मेटल की तरह कब एक्ट करेगा? जब उसके पास क्या होगा? एम्प्टी ऑर्बिटल। ये किसके लिए है? ये मेटल के लिए है। मेटल के पास क्या होगा? एम्प्टी ऑर्बिटल। और ये लिगैंड क्या होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। तो कौन सा हमारा जो एटम है वो लिगैंड की तरह एक्ट कर सकता है? जिसके पास में एटलीस्ट वन लोन पेयर, यानी जिसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी वो सारे एटम जिनके पास में एटलीस्ट एक लोन पेयर हो या फिर एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे Cn-, इसमें क्या है? यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। ये क्या है? अनशेयर्ड पेयर ऑफ, तो ये हमारा लिगैंड हो सकता है। NH3, इस पे आप देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये हमारा क्या हो सकता है? ये लिगैंड हो सकता है। लिगैंड कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच मीन्स उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये, उसका पहले ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो मेटल को देगा। अब ना देखो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाती हूँ मैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सपोज ये एक हमारा मॉलिक्यूल है प्लेटिनम NH3/2Cl2। हमने क्या देखा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक होता है मेटल, तो ये है हमारा मेटल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसको आजू बाजू से कवर करके रखते हैं लिगैंड। यानी ये चार इसमें क्या है? ये चारों भी लिगैंड है। तो कैसा ये कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ना हम ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यानी मेटल और लिगैंड को हम काय में लिखते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। इस पूरे कंपाउंड को हम बोलते हैं ये है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी ना देखो ये प्लेटिनम है, ये NH3 है, ये NH3, इसने अपने लोन पेयर से इसको इलेक्ट्रॉन दिए इस तरफ से, NH3 और 2 Cl। ये Cl ने अपनी लोन पेयर से इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए। अभी ना देखो ये एरो क्या है? ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये ब्रैकेट को हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के हम अंदर लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब मेटल प्लस लिगैंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मीन्स मेटल प्लस लिगैंड, इनका कॉम्बिनेशन जो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ना देखो ये है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
तो देखो ये जो लोन पेयर दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है इस प्लेटिनम को। अब ना 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें हमारा प्रेजेंट होता है कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस एरो से। एरो से हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, आयोनिक बॉन्ड किसे हम बोलेंगे, जैसे ये सी बॉन्ड Cl, इसमें जो इक्वल शेयरिंग से बनते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ। लेकिन इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.5 से ज़्यादा होता है, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.5 से ज़्यादा रहा तो आयोनिक। कोवेलेंट बॉन्ड भी इक्वल शेयरिंग से बनते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, लेकिन उनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 1.5 से कम होता है। जैसे ये CH के बीच का बॉन्ड क्या होता है, ये होता है कोवेलेंट। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.5 से कम रहता है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इसने दिया तो ये बन गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। जो थर्ड टाइप का बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें ना दोनों इलेक्ट्रॉन, यानी देखो ये दोनों बॉन्ड इक्वल शेयरिंग से बन रहे, यानी एक इसका इलेक्ट्रॉन तो एक इसका इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है ना, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम देता है, यानी ये मेटल को ये लिगैंड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लिगैंड से के है, यानी इक्वल शेयरिंग से नहीं बनता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लिगैंड अपने मेटल को दे रहा है। तो जो देने वाला एटम है उसके तरफ हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो का टेल, और जो मेटल है इलेक्ट्रॉन ले रहा उसके तरफ आएगा एरो का हेड। ये है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ना एक कंपाउंड है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CuH2O/6Cl3। अब ना इसमें कितने लिगैंड्स अटैच्ड है, देखो इसमें ना 6 लिगैंड है, ये 6H2O है तो क्या है हमारे पास 6 लिगैंड है। ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये क्या है, मेटल है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमने इसको लिखे, ये 6 लिगैंड्स है। अब ये 3 Cl क्या है, क्या हम इसको लिगैंड बोलेंगे, तो ये हमारे लिगैंड नहीं होते, इसको हम बोलेंगे काउंटर आयन। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं वो लिगैंड नहीं होते। लिगैंड कौन होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहते हैं। तो ये 6 वाटर मॉलिक्यूल, जो 6 वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये हमारे लिगैंड, ये हमारा काउंटर आयन। इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड रहेंगे उनको हम बोलेंगे काउंटर आयन, या फिर प्राइमरी वैलेंसी, या फिर सॉरी आयोनाइजेशन स्फीयर। ये कौन से आयन है, ये है काउंटर आयन। देखो ये लिगैंड नहीं है, 3 क्लोरीन आयन, ये कौन से आयन है, काउंटर आयन। इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसके अंदर जो कुछ भी है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये हमारे 6 लिगैंड है और ये 3 क्लोरीन क्या है, ये काउंटर आयन है। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे आयोनाइजेशन स्फीयर है, यानी ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये कौन से हो गए, 3 Cl आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है। आयोनाइजेशन स्फीयर में ये हमारे तीनों Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। अब ना एक टर्म होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक लाइन लिखो आप, नंबर ऑफ डोनर एटम, डोनर एटम्स of ligand attached to metal, attached to metal, यानी डोनर एटम कितने लिगैंड के डोनर एटम अटैच्ड टू मेटल, यानी इस मेटल को कितने डोनर एटम अटैच है। देखो यहाँ पर ना 6 ऑक्सीजन है, इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स है हमारा कॉपर का, ये कॉपर है, ये 6H2, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर ने इलेक्ट्रॉन दिए इसको, H2O और यहाँ पर H2O, यहाँ पर एक H2O। तो ये हमारे 6H2O। कितने डोनर एटम है, देखो एक वाटर मॉलिक्यूल के एक ऑक्सीजन ने लिगैंड दिया, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर दिया। तो यहाँ पर कितने डोनर एटम हो गए, 6 डोनर एटम। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 है।
ये इसको ना नोट करके लिखो, नंबर ऑफ डोनर एटम। जनरली हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि जितने लिगैंड है उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यानी देखो यहाँ पे 6 लिगैंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमारा 6 होगा। यानी हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ लिगैंड अटैच्ड टू मेटल, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन नंबर ऑफ लिगैंड्स नहीं, नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ लिगैंड, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल अब देखो ये एक कॉम्प्लेक्स है CuEn/2। अब आप बोलोगे इसमें 2 लिगैंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसा नहीं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेशन इस नंबर की डेफिनेशन क्या लिखा है कि नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगैंड। अभी EN को हम क्या बोलते हैं, इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। डायमाइन मीन्स NH2, 2 अमाइन। इथिलीन मीन्स इथीन, 2 कार्बन, ये हो गया हमारा इथिलीन डायमाइंस। अब ना इसके देखो 2 डोनर एटम है ये, तो ये 2 नाइट्रोजन इसके डोनेट करते हैं अपने कॉपर को। तो ऐसे हमारे पास में 2 EN है, यानी ये एक EN का स्ट्रक्चर है इथिलीन डायमाइन। तो एक लिगैंड के 2 डोनर एटम, तो 2 EN के यहाँ पे 4 डोनर एटम। यहाँ पे कितने, 4 डोनर एटम। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स। ये इथिलीन डायमाइन के कितने डोनर एटम है, 2 डोनर एटम। 2 नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर दिए, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिए। तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एक कॉम्प्लेक्स है, सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देखो ये है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CONH3/6Cl3। अब इसमें ना ये 6 NH3 लिगैंड्स है। अब इसका मैंने ना एक्वेस सॉल्यूशन लिया, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ ये कॉम्प्लेक्स का मैंने एक्वेस सॉल्यूशन लिया। तो जैसे ही मैं इस कंपाउंड को पानी में डालूंगी तो ये 3 Cl अलग हो जाएंगे, 3 Cl- अलग हो जाएंगे, और ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एक आयन बन जाएगा CONH3/6। ये यहाँ ट्राई निगेटिव, 3 Cl के 3 निगेटिव चार्ज, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्राई पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्राई पॉजिटिव। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो जैसे ही इसका मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया, यानी इस कंपाउंड को जैसे ही मैंने पानी में डाला तो मुझे 4 आयन मिले। ये 3 Cl निगेटिव आयन और ये पूरा एक ही आयन है, यानी यहाँ से NH3 अलग नहीं हुए, ये कंपाउंड के साथ, ये कोबाल्ट के साथ में ही है, सिर्फ Cl अलग हुए। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल। और ये बाहर वाले आयन क्या होते हैं, ये होते हैं आयोनाइजेबल। जैसे ही मैंने पानी में डाला तीनों के तीनों Cl अलग हो गए, 3 Cl निगेटिव आयन मिले। अभी मुझे यहाँ पे 6 CH3 के एक अलग अलग आयन मिलना चाहिए था, लेकिन ये अंदर जो भी होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, वो नॉन आयोनाइजेबल, यानी ये सब इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इतने स्ट्रांगली उसको हेल्ड करके रखता है कि ये पानी में एक दूसरे से अलग नहीं होते। यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, हमारे नॉन आयोनाइजेबल। तो ये सबसे पहले किसने बताया कि यानी ये जो लिगैंड होते हैं, लिगैंड हमारे कौन होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहते हैं, कि ये नॉन आयोनाइजेबल रहते हैं, और ये जो रहते हैं बाहर वाले वो आयोनाइजेबल रहते हैं। ये सबसे पहले किसने बताया, तो इसने ना वर्नर्स ने बताया था। उसने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट को ना बड़े ध्यान से समझना, बड़ा ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये, वर्नर्स एक्सपेरिमेंट। वर्नर्स एक्सपेरिमेंट, उसने क्या किया था, उसने लिया था CONH3, उसने CONH3 के 6 मॉलिक्यूल लिया था उसने, और Cl3, ये उसने एक कॉम्प्लेक्स लिया था। तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखती हूँ, CONH3/6 Cl3। उसके बाद उसने इसमें डाला था एक्सेस में AgNO3, एक्सेस में मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ AgNO3। फिर उसके बाद उसने एक और कॉम्प्लेक्स लिया CONH3/5 Cl, यहाँ 2 Cl2, इस पे डाला उसने एक्सेस ऑफ AgNO3। फिर उसके बाद उसने एक और कॉम्प्लेक्स लिया। अब यहाँ से एक
NH3 उसने कम किया, NH3/4 Cl2, उसने डाला इसमें AgNO3, फिर एक कॉम्प्लेक्स लिया NH3/3, उसमें डाला उसने AgNO3। तो अब देखो उसको क्या मिल रहा, उसको यहाँ पर पहले वाले केस में उसको मिले 3 AgCl, यानी ये 3 Ag ने 3 Cl के साथ कंबाइन किए तो उसको मिला 3 AgCl प्लस ये वाला पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन CO NH3/6 ट्राइपॉजिटिव। देखो उसको 3 AgCl का PPT मिला, प्रेसिपिटेट व्हाइट पाउडर होता है ये PPT का AgCl का, तो उसको इस वाले केस में 3 मिले। अब यहाँ पर उसको 2 AgCl मिले और फिर सेम ये वाला उसको कॉम्प्लेक्स आयन मिला एक, ये वाला उसको कॉम्प्लेक्स आयन मिला, यहाँ पर एक आयन ये और ये 3 AgCl, और यहाँ पर इस वाले केस में ना देखो उसको ये सिर्फ एक Cl ने Ag के साथ कंबाइन किया, यहाँ पे सिर्फ उसको एक AgCl मिला और साथ में उसको मिला ये वाला आयन। फिर यहाँ पर इस वाले में ना उसको एक भी PPT नहीं मिला, यानी उसको नो PPT वी आर ऑब्जर्व। अभी देखो यहाँ पे 3 AgCl निकाले, आपको ये रिएक्शन याद नहीं रहेंगी तो भी चलेगा, लेकिन आपको ना ये जो वर्नर्स एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है वो याद रहना चाहिए। इस रिएक्शन पे उसने क्या कंक्लूजन निकाला, उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये जो Cl बाहर प्रेजेंट है, मतलब ये बाहर प्रेजेंट है तो ये आयोनाइज हो रहे हैं, आयोनाइज हो रहे हैं यानी अलग हो गए। देखो 3 AgCl मिल रहे हैं, और जब ये Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो ये अलग नहीं हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, नॉन आयोनाइजेबल है। ये कैसे है, नॉन आयोनाइजेबल, ये अलग नहीं हो रहे। अभी देखो उसको 2 ही AgCl के प्रेसिपिटेट में, मतलब ये 2 Cl माइनस अलग हो गए, ये वाला Cl अलग नहीं हुआ, अब उसको सिर्फ 2 ही AgCl के प्रेसिपिटेट। इस तरह उसको यहाँ पर ना एक भी AgCl का प्रेसिपिटेट में, क्योंकि तीनों भी Cl अब कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो भी रहता है वो कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल। तो उसने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला इस रिएक्शंस पे से कि मेटल के पास ना 2 वैलेंसी होती है। ये जो कंपाउंड है हमारा CO NH3/6 Cl3, इस पे से उसने कंक्लूजन निकाला इस मेटल के पास ना 2 वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ये जो अंदर वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये जो लिगेंड्स रहते हैं हमारे, ये प्रेजेंट रहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी में। ये कौन सी, यानी जो हम सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलेंगे, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और ये जो बाहर वाले आयन रहते हैं ये हमारे प्रेजेंट रहते हैं प्राइमरी वैलेंसी में। और ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये होती है आयोनाइजेबल, यानी ये वाटर में डालने के बाद में क्या हो जाएंगे, आयंस अलग अलग हो जाएंगे, ये आयोनाइजेबल। और ये जो लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी में होते हैं ये होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयोनाइजेबल, यानी ये सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है, नॉन आयोनाइजेबल, यानी जैसे ही इसको वाटर में डालेंगे उसको 3 Cl निगेटिव अलग मिल जाएंगे और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये जो लिगेंड्स है ये आयोनाइज नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी में प्रेजेंट है, और सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है, नॉन आयोनाइजेबल। ये किसने बताया, ये बताया वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स एक्सपेरिमेंट में। अब ना इसके बाद एक क्वेश्चन आया था इस पे वर्नर्स के एक्सपेरिमेंट में। अब देखो मोलार कंडक्टेंस पे आया हुआ ये क्वेश्चन है, मोलार कंडक्टेंस। हमारे पास ना ये मॉलिक्यूल है CO NH3/6 Cl3, उसके बाद में एक है CO NH3/5 Cl2, फिर उसके बाद एक है CO NH3/4 Cl2, और बाहर एक Cl प्रेजेंट है A B C। इनमें आपको बताना है, ये इसका कंक्लूजन था। एक और इसने जो एविडेंस इसका था वर्नर्स थ्योरी का, पहला हमने एविडेंस देखा, उसके बाद अब ये ना एक सेकेंड एविडेंस ये है कि मोलार कंडक्टेंस इसने बताया वर्नर्स एक्सपेरिमेंट में कि इनमें से किसका ज्यादा होगा। अब ना मोलार कंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे, मोलार कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ज्यादा होगा मोलार कंडक्टेंस। अब देखो इस वाले में ना कितने आयन है, देखो हमने क्या देखा कि जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे ये तीनों भी अलग हो जाएंगे,
और ये जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ये सेकेंडरी वैलेंसी में ये आयोनाइज नहीं होंगे, यानी ये पूरा का पूरा एक आयन रहेगा। इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये एक कॉम्प्लेक्स आयन और ये 3 Cl नेगेटिव के आयन, हमारे पास टोटल कितने आयन हो गए? 4 आयन इस वाले केस में। इस वाले केस में ना देखो ये 2 आयन, ये 2 Cl माइनस नेगेटिव आयन प्लस ये एक कॉम्प्लेक्स आयन, टोटल कितने आयन हो गए हमारे यहाँ पे? 3 आयन। और यहाँ पे हमारे ये एक आयन और ये पूरा एक आयन है, यहाँ पे सिर्फ 2 आयन। तो इसमें नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा किसमें है? इस वाले में, इसलिए मोलार कंडक्टेंस इसका सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद इसका यानी ए का मोलार कंडक्टेंस ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा सी से। क्यों? क्योंकि मोलार कंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे। इस वाले में हमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं 3 Cl नेगेटिव के, और ये इसलिए इसका देखो वैसे कंपोजिशन सबका सेम है, इसमें भी 3 Cl है, इसमें भी 3 Cl है, लेकिन यहाँ पे ये जो 2 Cl है सेकेंडरी वैलेंसी में प्रेजेंट, तो ये पूरा एक आयन हो जाएगा और ये एक आयन, ये सिर्फ 2 ही आयन देगा और ये 4 आयन देगा। उसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन से ना कोई भी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग किया करो, क्वेश्चन से हमारा कॉन्सेप्ट ना बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग होता है। यानी हमने इतनी थ्योरी पढ़ी, जितनी भी थ्योरी पढ़ी ना उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको समझ आएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। यानी इस थ्योरी में हमने क्या सीखा आपको ये समझ में आएगा, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा किया करो। अब ना इस पे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन आया है, व्हेन एन एक्सिस ऑफ Ag3 Ag3NO3 is added to the complex is added to the complex 1 mole of AgCl is precipitated the formula of complex is, आपको ना इसका फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो जैसे ही उसने AgNO3 ऐड किया कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो हमको 1 मोल मिला AgCl का, तो आपको उस पर से बताना है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा। एक है COCl NH3/4 Cl, उसके बाद में नेक्स्ट है COCl2 है पहला, यहाँ पे Cl, यहाँ पे COCl2 NH3/4 COCl, और यहाँ पर है Cl2 COCl3 NH3/3 ये 3 कॉम्प्लेक्स है, आपको 1 मोल ऑफ AgCl मिला। ये चौथा भी एक है CONH3/4 Cl3। अब आपको इनमें से बताना है, बाय 3 है ये कॉम्प्लेक्स है, इनमें से बताना है एक AgCl कौन सा। देखो एक ही Cl कंबाइन हो रहा है, यानी एक ही AgCl मिल रहा है, यानी एक ही Cl आयोनाइज होगा। और आयोनाइज कौन होता है? जो प्राइमरी वैलेंसी में प्रेजेंट होता है, यानी स्फीयर के बाहर हमारा क्या होगा? सिर्फ एक ही Cl प्रेजेंट होगा, तभी तो हमें एक ही AgCl मिल रहा। अगर स्फीयर के बाहर 2 Cl होते तो हमें 2 AgCl मिलते, यानी ये प्राइमरी वैलेंसी में सिर्फ एक ही Cl होगा। तो ऐसा हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें प्राइमरी वैलेंसी में एक Cl है, यानी एक AgCl मिलेगा। इस वाले केस में कितने AgCl मिलेंगे? 2 AgCl, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी में 2 Cl है, यहाँ पे हमें एक भी नो PPT मिलेगा, हमें एक भी PPT नहीं, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी में एक भी AgCl प्रेजेंट नहीं है। तो बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।